नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम उन शख्सियत को आपसे रूबरू कराते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने सपने को साकार किया बल्कि उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं रजनीकांत सेमवाल जी, जो एक गायक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपको बताऊं कि रजनीकांत सेमवाल जी सिर्फ एक गायक ही नहीं है बल्कि इनकी एक और पहचान भी है, ये गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित भी हैं। इसी के साथ आपको बताएं कि इन्होंने जो सपना देखा था, जो इनका सपना इन्होंने साकार किया, जो सपना बहुत छोटी उम्र में इन्होंने सपना देखा था कि ये एक गायक बनेंगे, और जब इनको मौका मिला अपने सपने को पूरा करने का तो इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज ये अपनी ज़िंदगी के उस चरम पर पहुँचे हैं जहाँ ये एक शख्सियत बन पाए हैं। आपको बताएं कि इन्होंने हिंदी हो चाहे गढ़वाली हो और भजन भी, इन्होंने हर विधा को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और गायन भी किया है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से करते हैं। सर, आज गंगा दशहरा भी है और आप यहाँ पे मौजूद हैं, गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित भी हैं आप, तो कार्यक्रम की शुरुआत इसी से करते हैं कि आज आप हमें एक छोटा सा भजन सुनाएं। सबसे पहले सभी दर्शकों को गंगा दशहरा की पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भजन है जलसा। जलसा कहते हैं सेलिब्रेशन को, जो माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा है, वहाँ से जब डोली 6 महीने के बाद गंगोत्री जाती है पट खुलने के लिए, तो उसको जलसा कहते हैं। उसी पे मैंने एक भजन गाया है, उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। तेरा जलसा निराला माँ, बोले शिव का शिवाला माँ, ओ बोले फूल भी कलियाँ भी, बोले मुखवा की गलियाँ भी, हो भोले सजे हैं तो चंडी सजी है तो भैरवनाथ की घाटी, हो डोली में बैठ के प्यारी सजी है रे गंगा माँ जगदाती, ओ तेरा रूप है सादा माँ, ओ जैसे सूरज की आभा माँ, ओ तेरा जलसा निराला माँ, ओ बोले शिव का शिवाला माँ। बहुत खूबसूरत से कहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत भगवान को याद करके होती है, और आज ऐसा ही कुछ हमारे कार्यक्रम में भी हो रहा है। सर, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, दर्शक पहले जानना चाहेंगे आप कहाँ से आते हैं, परिवार में कौन कौन है आपके? मैं उत्तरकाशी जिले का रहने वाला हूँ और माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास जो है मुखवा गाँव में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं देहरादून भी रहता हूँ प्रवास में, और गंगोत्री उत्तरकाशी तो रहना होता ही है। जी सर, जो आपके पूर्वज हैं वो तीर्थ पुरोहित रहे हैं, आप भी गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित है, ऐसे में गायन के क्षेत्र में आना कैसे हुआ? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पुजारी परिवार में मेरा जन्म हुआ, जो गंगा माँ के पुजारी हैं। तो ये तो बाय बर्थ है, जो मैं उन चीज़ों का निर्वहन जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा बाय बर्थ जिम्मेदारी है। और जो लोक संगीत है या गायकी है, ये मेरे द्वारा चुना गया क्षेत्र है, क्योंकि मुझे पसंद है, संगीत मुझे पसंद है, और इसलिए मैंने इसको चुना है कि मैं अपने लोक संस्कृति को थोड़ा लोगों के रूबरू करवाऊँ, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, ताकि वो लोग हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को और अच्छे तरीके से जान सकें। जी सर, एक बहुत अच्छी सोच है कि हम हमारी संस्कृति जो है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ये कहा जाता है कि युवा जो वर्ग है हमारा इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला थोड़ा ज़्यादा। ऐसे में अगर आप जैसे युवा आते हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार सिर्फ भारत या अपने राज्य में ही नहीं विदेशों तक करते हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन शुरुआत अगर हम बात करें आपकी, कैसे सोचा कि मैं गायकी के क्षेत्र में जाऊँगा, क्योंकि मुश्किलें हर राह में आती हैं, तो क्या आपको नहीं लगा कि दिक्कतें होंगी? तीर्थ पुरोहित परिवार से हूँ, कैसे सोचा कि सफ़र की शुरुआत करनी है? ऐसा मेरे घर में माहौल जो था वो संगीत में था। मेरे फादर भले ही सरकारी सेवा में थे, सप्लाई इंस्पेक्टर रहे हैं,
लेकिन उनको लोक संस्कृति से और लोक जीवन से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो यदि किसी गांव में जा रहे हैं तो वहाँ जो प्रचलित जो फोक गाने होते थे लोग, उनको वो नोट लेते थे अपनी डायरी में और उनको गाते थे, गुनगुनाते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, मुकेश जी, इनके गाने चलते रहते थे, लेकिन हम सुनते थे, लेकिन कभी इस और ध्यान नहीं गया कि मैं इस क्षेत्र में आऊँगा। लेकिन मैं जब 10वीं क्लास में था, 10th क्लास में था, तो मैंने अपाचे इंडियन साहब को पहली बार सुना था। और उस समय हम 10th क्लास में होते हैं, युवा होते हैं, जोश होता है और कुछ जो नई चीज़ होती है उस चीज़ की तरफ हम अट्रैक्ट करते हैं। जो चला आ रहा है उसमें कम, लेकिन जो कुछ नया मार्केट में आप देखते हो तो हो सकता है मुझे वो चीज़ अट्रैक्ट की हो। तो मैंने अपाचे इंडियन साहब को जब सुना था तो वहाँ मैंने डिसाइड किया था, जैसे उन्होंने पंजाबी म्यूज़िक को एक नए तरीके से पेश किया, उन्होंने भांगड़ा माफिन उसको बनाया था। वो यूके में रहते हैं और उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड उसको फेमस कर दिया था। तो ऐसा मुझे लगा था कि मैं अपने उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं या गढ़वाली जो हमारे गीत होंगे उसमें मैं कुछ ऐसा फ्यूज़न कुछ करूँगा कि वो यहीं नहीं और लोग भी उसको सुनेंगे। तो वो जो चीज़ है वो अपाचे इंडियन साहब मेरे इंस्पिरेशन रहे कि उस वजह से मैं सिंगिंग लाइन को मैंने चुना। सर, जब आपने संगीत के इस सफ़र की शुरुआत करी है, सिंगिंग लाइन को आपने सोचा कि मुझे एज अ करियर इसे बनाना है, तो परिवार का किस तरह सपोर्ट मिला या परिवार वाले खुश थे नहीं थे? किस तरह से उनका उस वक्त रिएक्शन था? बहुत खुश थे। ऐसा मैंने जैसे आपको बताया है कि मेरे फादर बहुत लोक संस्कृति से जुड़े हुए थे। वो तो कहते ही थे कि अपनी जो उत्तराखंड के जो कोई सा भी फील्ड हो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको जीना चाहिए। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उत्तरकाशी में ऐसा माहौल नहीं था कि हम कोई प्रॉपरली संगीत सीख पाएँ। तो वो थोड़ा सा डिले हो गया। जो चीज़ हम बचपन में 2nd 3rd के बाद म्यूज़िक सीख सकते हैं, वो चीज़ का थोड़ा सा अभाव था। वो बाद में जब मैं देहरादून में अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आया, फिर वहाँ से शुरुआत हुई। जब आप देहरादून आए तो यहाँ से आपने संगीत की शिक्षा ली? जी बिल्कुल। मैं फिर DAV कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था और प्रयाग संगीत समिति है जो फेमस संगीत अकादमी है, वहाँ से मैंने 6th ईयर कोर्स किया था, संगीत प्रभाकर। तो साथ में अपने पढ़ाई भी चलती रही और म्यूज़िक भी चलता रहा। जी। तो यहाँ से आपने संगीत की विधिवत शुरुआत हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपकी हुई है, क्योंकि यहाँ से आपने सीखना शुरू किया था। इसके बाद पहला गाना किस तरीके से आपको ब्रेक मिला, क्या सोच के वो गाना लिखा? पहला मैं हिंदी में, मैंने जैसे कहा कि मैं पहले हिंदी पॉप एल्बम की तरफ था, क्योंकि युवा थे तो उस तरफ थे। तो हमारा एक बैंड था, बैंड ऑफ दून। तो 2007 में वर्ल्ड कप हुआ था। बैंड ऑफ दून जो था आपका, उसमें देहरादून के लोग, वो देहरादून के ही सारे मेंबर थे, 6 मेंबर थे उसके। तो हम लोगों ने मिलके उस ग्रुप को बनाया था और 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके लिए मोटिवेशन सॉन्ग हमने बनाया था। तो उस समय क्या हुआ कि जल्दी ही भारतीय टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई, तो वो जो गाना था वो ज़्यादा एयर नहीं हो पाया। यदि इंडियन टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक बनी रहती तो वो सॉन्ग था लगभग चलता। वो उस समय बहुत सारे चैनल्स में काफ़ी चल रहा था, लेकिन वो जल्दी से बाहर हो गया। तो वो हमारा था। फिर उसके बाद मैंने पहाड़ी जो अपने उत्तराखंडी गाने हैं उसके बाद मैंने अपना पहला गाना गाया था। जी जी। तो वो पहला गाना जो आपका था वो आप जरा हमारे दर्शकों को सुनाएंगे 2 लाइनें? ले बाजे जालू भाणू, ले बाजे जालू भाणू, दिन कटाणू काम ले काज, रात पोखरी जाणू लो, देवी सजय दे टेकोल्या मामा, रात पोखरी जाणू लो, देवी सजय दे टेकोल्या मामा, लेती तरह की पाख, लेती तरह की पाख, आपू तटी कुमामा कथा बाचदू, भूमु बजांदी साख ले, देवी सजय दे टेकोल्या मामा। ये मेरा पहला गढ़वाली गाना। बहुत ही खूबसूरत और कैसे मधुर संगीत। हमारे वो तो गढ़वाल की बात ही निराली है। सर, जब
आपने अपना ये पहला जो कह सकते हैं गढ़वाली जी। गाना जो आपका ये ऑन एयर हुआ, इसके बाद रिएक्शंस कैसे मिले आपको? ये एक्चुअली ये सारे जो थे ये लोकगीत थे। जी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे फादर वो लोकगीत को note down कलेक्ट करते कर थे, हाँ रहे थे। जी। जो मेरे फादर एक्सपायर हुए 2006 में, तो जी। उनकी वो डायरी मुझे मिली थी। तो उसमें काफ़ी सारे गाने थे, तो उन्हीं गानों में से मैंने 6-7 गाने सेलेक्ट किए थे। और उत्तरकाशी में सुरक्षा रावत जी हैं, उन्होंने वीडियो डायरेक्शन इसमें किया था। अमित विश्नोई साहब ने इसमें म्यूज़िक दिया मतलब था। आपके सफ़र को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है आपके पिताजी की डायरी ने। पिताजी ने बिल्कुल, उनके यदि वो डायरी ना मिलती तो शायद ये मैं सॉन्ग नहीं ला पाता। तो इसका पूरा जो क्रेडिट जाता है और डेडिकेशन जो था उनको, जी। तो उनका म्यूज़िक के लिए, तो उनको समर्पित मैंने इन सबको किया। जी जी सर, इसके बाद कैसे आगे बढ़ते चले गए? फिर ये एल्बम काफ़ी हिट हुआ, जी। क्योंकि इस एल्बम में फोक भी था, लोक भी गीत भी था, उसमें पॉप को भी बनाया था, उसमें जी। फ्यूज़न भी थोड़ा सा किया था, तो मिक्स था। पहनावा पूरा जो हमारा पर्वत इलाके का था, या जी। हमारे गंगा घाटी का जो पहनावा जी। होता है, वो उसको लेके था। तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था उसको कि नहीं, कुछ नया चीज़ आया है। तो बहुत लोगों ने सराहा उस चीज़ को। तो उस चीज़ से एक आदमी को एक एनर्जी मिलती है कुछ और भी काम करने के जी। लिए। तो फिर वो धीरे धीरे आगे कारवां चलता रहा और हम आगे बढ़ते रहे। सर बिल्कुल, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, हम बात करें यहाँ की लोक संस्कृति, लोक गायन की हम यहाँ पे बात करें, तो वो महत्व तो नहीं मिल पाता है या वो जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में क्योंकि और लोग भी हैं, और लोग भी गायकी यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे कलाकार भी हैं, ऐसे में खुद को स्थापित कर पाना जी। कितना मुश्किल होता है? स्टार्टिंग में जब सीडी का दौर था, जी। तो उस समय मुझे लगता था कि थोड़ा सा, क्योंकि कंपनियां हैं, उनका भी ये रहता है कि जो चलता हुआ सिंगर जी, है, हाँ। जैसे अर्निंग, आर्थिकी आप हाँ, सबसे मेन होता सही है। बात है। तो जिसका आर्थिकी स्ट्रांग होगा, जिसे जिससे रेवेन्यू हम जनरेट revenue होगा, generate तो हो उस सकता है। कंपनी भी उस पे ही पैसा लगाती थी। जी। तो नए सिंगर के लिए थोड़ा सा हाँ, टफ वही होता बात था। हुई। लेकिन जब से ये डिजिटल मीडिया जो आया है, नेटवर्किंग का जो ज़माना है, यूट्यूब है और बहुत सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म आए हैं, तो उससे चीज़ें आसान हो गई हैं। अब आप आसानी से अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, अपना गाना रिकॉर्ड करिए, गाने को वीडियो बनाइए, उसको पहले की यूट्यूब अगर पे हम डाल बात करें तो दीजिए। रिकॉर्डिंग के लिए भी अगर आपको हाँ। स्टूडियो में जाना है, वहाँ हाँ। तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल होता हाँ। था। अब अगर आप बात करें कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है, अपना गाना बनाना है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप किसी स्टूडियो में जाए, अपना गाना रिकॉर्ड कर लें। हाँ, बहुत इजी हो गया। और उसको आपके गाने में दम होगा, लोगों के अनुरूप होगा, लोगों की भावनाओं के अनुरूप वो गाना होगा, तो लोग पसंद करेंगे और वो मिलियंस में भी जाता है। देख रहे हैं आप, आजकल नए नए बच्चे जो आ रहे हैं, वो उनके गाने मिलियंस में जी चले जाते बिल्कुल। हैं। सर आपने सिर्फ, अगर हम बात करें, आपने जो अपनी संगीत की प्रस्तुति दी है, वो आपने सिर्फ उत्तराखंड राज्य में ही नहीं, देश में नहीं, विदेशों तक आप गए हैं। आपको क्या लगता है वो ऐसा कौन सा गीत था, वो ऐसा कौन सा पल था जिसने आपको वहाँ की धरती में बुलाया कि आप वहाँ जाएं, उनके मंच में जाएं और वहाँ प्रस्तुति दें? जैसे कि हमारे गाने थे वो, जैसे पोलैंड की बात करूं, जी। यूरोप में, हाँ जी। तो वहाँ पे IPCC, इंडो पोलिश कल्चर कमेटी, तो वहाँ जो उसके प्रेसिडेंट थे उमेश नौटियाल जी हैं, वो उत्तरकाशी से ही बिलोंग करते हैं। वो वहाँ पे प्रोफेसर हैं, जी। वो हिंदी वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एल्बम देखा टिकुलिया मामा, तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ पे। तो उनको भी लगा कि जो ये इसके गाने हैं, यदि और वहाँ के पॉलिश जो पीपल हैं, वो लोग जो देखेंगे तो वो हमारी संस्कृति को देखेंगे। तो मैं वहाँ पे गया और अपने लोकगीत को वहाँ पे जब उनके सामने प्रस्तुत किया, तो उन लोगों ने बहुत सराहा और अच्छा भी लगा कि हमारी संस्कृति को यहाँ से लेके यदि वहाँ तक जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं उमेश नौटियाल जी का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जो हमारे प्रवासी भारतीय जो बाहर रहते हैं, वो अपने कल्चर को प्रमोट करें, तो उनका ज़्यादा बड़ा योगदान। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो प्रवासी भारतीय, अक्सर देखा गया कि जो प्रवासी भारतीय हैं, ये लोग अपनी संस्कृति को बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि उत्तरकाशी के प्रोफेसर थे, उन्होंने आपका ये गीत देखा और उन्होंने आपको बाहर बुलाया, तो इससे मोटिवेशन भी मिलता है, आपको काम करने का और मन भी करता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने देश में ही नहीं, विदेशों तक जाके अपनी प्रस्तुति यहाँ पे दे रहे हैं। सर अगर हम बात करें, जैसे आपने आर्थिकी की बात करी है, आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में आप यहाँ पर संगीत यहाँ पे गाते हैं, गाना गाते हैं आप यहाँ पे, क्या लगता है कि आर्थिकी का यहाँ पर मजबूत है? दोनों ही चीज़ हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग गायक हैं,
कुछ और भी इससे जुड़े हुए लोग हैं जो ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जो इन चीज़ों से थोड़ा सा वंचित हैं। तो इस चीज़ के लिए हम पूरे समाज को भी और सरकार को भी दोनों को ध्यान देना पड़ेगा कि जो वंचित हैं, जो जिन पे आर्थिकी तौर पे इतने मजबूत नहीं हैं, उनके लिए कोई ऐसी प्लानिंग की जाए कि ताकि वो आर्थिकी तौर पे वो मजबूत हो सकें, क्योंकि वो मजबूत होंगे तभी वो कुछ गाने गा पाएंगे, लोग संगीत को आगे बढ़ा पाएंगे, जब उनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत होगी। सर, ऐसा देखा गया है कि चलिए आप कोर्स करके आते हैं, आप संगीत की शिक्षा लेते हैं, फिर आप इस संगीत के क्षेत्र में आगे जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो संगीत की शिक्षा नहीं ले रहे, कहीं ना कहीं ऐसे गाने बनते हैं जो शायद पसंद नहीं किए जाते हैं। आपको नहीं लगता कि हर एक उसका एक रुतबा होना चाहिए, एक ऐसा एक दायरा होना चाहिए कि हम इस तरह के गाने प्रस्तुत करें? क्या सोच होनी चाहिए? आपको लगता है कि अगर हम अपने लोक संगीत को प्रस्तुत कर रहे हैं तो? अब ये डिजिटल युग में आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पहले था कि कंपनियां सुनती थी आपके गाने, चेक करती थी, सिलेक्ट करती थी और फिर आपका सीडी मार्केट में आता था। लेकिन अब यूट्यूब है, वो तो आपका अपना पर्सनल है, आपने क्या बनाया क्या नहीं वो डाल दिया। अब वो पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो उसको सुनता है, उसको अप्रिशिएट करता है कि नहीं करता है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये तो अब वैसे कलाकार, जो सच्चा कलाकार होगा, लोक गायक होगा, जो अपनी लोक संस्कृति को समझता होगा, उसको पूजता होगा, तो वो ऐसी कोई क्रिएशन करेगा नहीं। वो अच्छा ही चीज़ देगा कि हमारी नई पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको हम लोक संस्कृति अपने प्रदान करें, जो चीज़ें हमारे गांव में चलती हैं वो भी उसको देखें। लेकिन यदि कोई हंसी मजाक के लिए कर रहा है तो उसको वो भले यूट्यूब पे डाल दे या और डिजिटल माध्यमों से ले आए, तो उसको पब्लिक नकार देगी। और यदि एक बार उसको सुन भी लिया तो उसको अगली बार या 2-3 बार मौका नहीं मिल पाएगा। लोग बोलेंगे कि इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है या कोई इसके अंदर जानकारी नहीं है लोक संस्कृति, तो उसको लोग अवॉइड करना शुरू करेंगे। सर, 12 से 14 साल का आपका करियर हो गया है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी और क्या बाकी है, क्या करना है जो मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ मुझे करना है अब आगे? मैं चाहता हूँ, मेरा जो एक सपना पहले से रहा है कि उत्तराखंड का म्यूज़िक पूरे वर्ल्ड के चार्ट्स जो होते हैं वहाँ बजना चाहिए, ये मेरा सपना है। तो उस सपने के लिए आपको क्या लगता है मिलके, क्योंकि अकेले तो कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता, आपको एक ग्रुप लेना होगा या कुछ ऐसे लोग होंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस सपने को साकार करने के लिए क्या मेहनत करनी होगी? मेहनत करनी होगी, अच्छे गाने लिखने होंगे, अच्छा उसमें म्यूज़िक कंपोज, एक टीम वर्क होता है, सिर्फ एक का नहीं होता है। उसके लिए अच्छे गीतकार होने ज़रूरी हैं कि आपको अच्छा है या अच्छा फोक है जो गांव में है, आप गांव में जाइए, पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे बाजगे भाई हैं, उनको पुरानी संस्कृति के जो लोकगीत हैं उनको मालूम है, वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर होना चाहिए, वो अच्छी धुन आपको बनाए, अच्छे कलाकार होने चाहिए। फिर जब बनता है तो आप तो ईजी है, क्योंकि आपका यदि गाना कोई भी है तो उसमें दम है तो वो कहीं भी बज सकता है। यदि शकीरा का या जस्टिन बीबर का गाना, वो कहाँ के हैं लेकिन इंडिया में बजते हैं, वो आपके, मैंने देखा है कि गढ़वाल के किसी गांव में भी बजता है। तो जब वो बज सकता है तो हमारे लोक संस्कृति में भी इतनी शक्ति है कि वो भी उनके गांव में बज सकता है। तो यही सपना है, और ये सिर्फ मेरा नहीं, ये सभी जो लोक कलाकार हैं उन सब का ये सपना है, और मुझे लगता है कि जल्दी ये सपना पूरा होगा। जी सर, आप यूरोप गए, वहाँ पे आपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, कोई ऐसा सॉन्ग जो आप बहुत पसंद किया गया हो, हमारे दर्शकों को सुनाए? हाँ, भाग्यानी बॉ ऐसा था कि उसको लोगों ने वहाँ पे पसंद किया, क्योंकि पोलैंड में तो सारे पॉलिश लोग थे, वहाँ 1-2 ही अपने उत्तराखंड के थे, लेकिन वो जब उसको सुनते थे, उसकी रिदम को सुनते थे, हमारे लोक जीवन की ढोल दमाओं को सुनते थे, बहुत अप्रिशिएट उन लोगों ने किया। तो उसकी मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। पोसतू कछुमा मेरी भाग्यानी बॉ, पोसतू कछुमा आज की चौपाती मेरी भाग्यानी बॉ, रे तुम्हारा झूमा, पोसतू कछुमा मेरी भाग्यानी बॉ, पोसतू कछुमा आज की चौपाती मेरी भाग्यानी बॉ, रे तुम्हारा झूमा, ग्यों जऊ की दाई मेरी भाग्यानी बॉ, ग्यों जऊ की दाई, इन लाणी चौपाती मेरी भाग्यानी बॉ, फूटली पटाली, पोसतू कछुमा मेरी भाग्यानी बॉ, पोसतू कछुमा
आज की चौपाती मेरी भाग्यानी बो रात ब्याणी ताई। बहुत सुंदर सर आप विदेश के मंच में इस तरह का मंचन वहाँ पे करते हैं, किस तरह का वहाँ पे जो क्राउड जो रहता है जी। उसका समर्थन किस तरह मिलता है, कैसे? बहुत अच्छा रहता है वो। लगभग इस चीज़ का मुझे यह अनुभव हुआ है कि वहाँ पे क्लैप बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। वो लगभग यदि आप एक गाना गाते हैं तो वहाँ पे तालियां बहुत ज़्यादा बजती हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे को ये अनुभव यहाँ, यदि आप मतलब यहाँ सच्चाई इतनी बोलते तालियां हैं, यहाँ उतना बजती हैं, बहुत अच्छा वो एंजॉय करते हैं, लेकिन वो एक अननोन एक संस्कृति को सुन रहे हैं, एक लोक गीत को सुन रहे हैं। उसके बावजूद भी जब वो खड़े हो कितनी देर तक तालियां बजाते हैं तो समझना पड़ता है कि हाँ, ये हमारे लोक संगीत में इतनी जान है या इतना प्योरिटी है। लेकिन वो उसके साथ साथ उन लोगों की भी तारीफ़ करनी पड़ती है कि वो इतना उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग उस भाषा को समझ नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसके जो भाव हैं जो भाव है उसको अपने दिल तक समझ पाते हैं। शायद यही एक वजह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे अप्रिशिएट बहुत किया जाता है, वहाँ पे तालियां बहुत बजती हैं। जी जी सर, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारी संस्कृति जो है, हमें यहाँ इतना सम्मान नहीं मिल रहा है जी। कहीं ऐसा फील होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं फील होता है, क्योंकि यदि सम्मान नहीं मिल रहा होता तो इतने सालों तक हम गा नहीं रहे होते हैं। सम्मान पूरा मिलता है। सरकार की तरफ से भी ऐसा नहीं है कि संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश करती है, लेकिन थोड़ा बहुत वो कमियां हमारे अंदर भी होंगी, कुछ ना कुछ सरकार के अंदर भी ऐसी कोई कमियां होंगी कि वो हम मिलजुल के ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम जिस तरीके से हमारी लोक संस्कृति को आगे बढ़ना चाहिए था वो वहाँ तक बढ़ी नहीं। प्रयास हो रहे हैं लेकिन उस स्तर पे। सर, हम कह सकते हैं कि देखिए, कलाकार तो कोशिश कर रहा है, कलाकार लगातार नए नए संगीत भी लेके आ रहा है, नई नई आप देख रहे हैं कि हिंदी मूवीज़ के साथ साथ हमारी गढ़वाली मूवीज़ भी बहुत आगे तक जा रही हैं, लेकिन कहीं आपको लगता है कि हमारे पास जो व्यूवर्स हैं उनकी कमी है? नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ कि व्यूअर्स की कोई कमी है। कि यदि हम श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने हैं तो मिलियंस में चले जाते हैं। प्रीतम भरद्वाज जी के गाने, किशन महिपाल जी, गजेंद्र राणा जी, खुद मेरा एक गाना है वो मिलियंस में चला गया। तो यदि कमी होती तो ये मिलियंस में कैसे चले जाते? तो ऐसा नहीं है, लोग सुन रहे हैं और आज की पीढ़ी सुन रही है और नए तरीके के। और अभी एक बहुत इसको बात को मानना भी चाहिए कि अब जो मैं देख रही हूँ कि अगर गढ़वाली संस्कृति की, हम लोक संस्कृति की बात यहाँ पर करते हैं, युवा बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं अब इसको लेके। वो चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति, लोक गायकी को लेके आगे जाएं। अब युवा इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आए हैं, क्या आपको ऐसे लगता है? ऑब्वियस है, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी है और हमारी पीढ़ी भी यदि देखी जाए तो धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही है। अब हमारा दायित्व यह है कि जो नई पीढ़ी है उसके अनुरूप भी साथ में जो हमारा प्योर फोक है वो भी हम उनको प्रदान करें, और उसके साथ साथ उनके टेस्ट के हिसाब से जो आजकल है, क्योंकि बदल रहा है। आप घर में कितना भी आप अरहर की दाल खा लें या राजमा खा लें, वो बाहर जाके चाइनीज़ जरूर खाएगा। सही बात है। तो हमारे उत्तरदायित्व तो क्या होता है कि हम कुछ ऐसी उनको चीज़ थमाएं जिसमें वो दोनों चीज़ का एक मिक्सचर हो, वो अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अपनी लोक संस्कृति तक लाने के लिए उनको थोड़ा सा ललचाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो फोक है, जो हमारी पुराने लोक गायकों ने धरोहर हमारी छोड़ी है, उसको हम उनको सौंप पाएंगे। लेकिन उनको अपनी तरफ मोल्ड करने के लिए हमें एक अच्छा सा उनके पैकेज उनको देना पड़ेगा, ताकि वो हमारे जो लोक संस्कृति की तरफ वो मोड़ पाएँ। सर, अक्सर एक जो कलाकार होता है उसकी इच्छा होती है कि मैं इसके साथ काम करूं या इसके साथ मंच साझा करूं, ऐसी आपकी कुछ इच्छाएं? कहाँ लोग? हाँ, मतलब जो हमारे जो, हाँ जी। हाँ, ऑब्वियस है कि श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनके गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो अपने आप में पूरी एक यूनिवर्सिटी हैं। यदि आप किसी को कहेंगे कि उत्तराखंड के बारे में आप पढ़िए, तो मैं तो कहूँगा कि उनके गाने सुन लिए, आप पूरा उत्तराखंड के बारे में सिचुएशन के बारे में। हाँ, एक सौभाग्य मुझे मिला है, लेकिन वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। कोई फिल्म के लिए नेगी जी ने ही अप्रोच किया था। हाँ जी, तो मेरा सौभाग्य था कि उनके लिए मैंने गाना गाया है, तो शायद सौभाग्य था, ये आपकी मेहनत थी, ये आपका हुनर था कि उन्होंने आपको अप्रोच किया। बहुत लोग करते हैं, ये सौभाग्य होता है कि उनके साथ काम करने का आपको मौका मिलता है। जी। तो उसमें आपने गाना गाया था? जी। उसके दो अभी तो मुझे लाइन भी याद नहीं है, और अभी वो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, तो उसको नहीं कर सकते। ठीक है सर, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? जैसे कहते हैं कि जो बड़े कलाकार होते हैं, मतलब उनको अगर बात करें तो वो तो बहुत पोलाइट है। अक्सर कहा जाता है कि जो न्यू कमर्स हो या ऐसे
इनके साथ थोड़ा तालमेल बिठाना मुश्किल होता है, तो ऐसे में नहीं, कैसा ऐसा रहा कुछ उनके नहीं। साथ काम करने का? बहुत अच्छा रहता है, बहुत ईजिली उनसे सीखने को हाँ, शुरू में आपको ऐसा लगता है कि वो एक बड़ी शख्सियत है, तो उनके सामने थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, लेकिन क्या है, जब वो उनके साथ हो, वो बहुत फ्रैंकली आपसे बात करते हैं, आपको समझाते हैं, तो बहुत अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है जी। तो आपने जो उनके साथ जो काम किया, तो आपको लगा कि आप अपना 100% वहाँ पे दे पाए हैं? क्योंकि कभी ऐसा ना हेजिटेट, जैसे आपने कहा कि हो जाता है, तो उसमें कभी कभी आपकी जो परफॉर्मेंस होती है जितनी बेहतर हो सकती है उतनी बेहतर हो नहीं पाती। वो वाकई मेरे साथ हुआ है कि शायद मैं उतना 100% नहीं दे पाया, इसीलिए मैंने ये बात पूछी है। ये पूरी ईमानदारी से मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया, क्योंकि आप बहुत अच्छा करने के ये सोचते कि हम बहुत अच्छा करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में आप अक्सर ऐसा होता है कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं जी। वो अच्छा करना भी वो उनका जो रेंज होती है और उनकी जो लेखनी होती है, उसको पकड़ पाना थोड़ा सा, उसके लिए आपको बहुत साधना की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। वो शायद हम लोगों ने या मैंने उतनी साधना नहीं की है, तो इस वजह से मैं 100% नहीं दे पाया जी। तो अभी आप जैसे कह रहे थे कि अभी आपका सपना है कि आप फिर से ऐसे ही बड़े कलाकारों के साथ काम करें, तो अभी उस साधना को लेकर जब बात यहाँ पे कर रहे हैं कि उतनी साधना या उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो अब आप क्या कर रहे हैं? और मेहनत तो करते ही हैं और नहीं भी करते हैं आजकल तो। सही ईमानदारी से बोलूं तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमें इतनी सहूलियत मिल जाती है कि पहले का ज़माना था कि वो पूरा वन टेक में करना पड़ता था, लेकिन अब हमारे जो रिकॉर्डिस्ट होते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, वो हमारी आवाज़ को थोड़ा ठीक कर देते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं जी। जो मतलब पहले के और अब के वक्त में बहुत अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया, बहुत मतलब सहूलियतें अब ज़्यादा, पहले बहुत मुश्किल था, पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। वो यदि एक ने तबला भी गलत बजा दिया तो फिर पूरा गाना रिकॉर्ड होता था। अब तो तबला रिकॉर्ड हो जाएगा, गिटार वाला बजा के चला जाएगा, मेल सिंगर आएगा, फीमेल सिंगर, अलग अलग टाइम पे वो फिर जोड़ दिया जाता है, तो अब तो बहुत ईजी है जी। अब ईजी है गाना गाना। सर, क्योंकि हमारा समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो आप जो युवा वर्ग है जो कहीं ना कहीं विमुख हो गया है और जो युवा वर्ग जुड़ना चाहता है, जो क्षेत्र में आगे आना चाहता है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि वो कुछ भी करें। मैं तो हमेशा से थोड़ा सा चेंजेस वाली बात करता हूँ, बदलाव की बात करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि थोड़ा जो आजकल की पीढ़ी है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा चेंजेस होने, क्योंकि यदि हम वैसे ही रहेंगे, नए तौर पे नहीं आएंगे, तो लोग भूलते चले जाएंगे। थोड़ा सा आपको लोकगीत को के साथ साथ एक ऐसी विधा बनाओ, उनके हिसाब से बनाओ, ताकि वो जल्दी से उसको चीज़ को सुन पाएँ और उससे अपने आप को जोड़ पाएँ, उससे जोड़ पाएँ। और उसके बाद तो पूरा फोक हमारे पास है कि उसको हम दिखा सकते हैं कि आप, ये हमारा फोक है, इसको अपने जीवन में उतारिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ रजनीकांत सेमवाल जी थे, जो एक गायक है, जिनका साफ ये कहना है कि अगर वर्तमान समय में अपने लोक संगीत, लोक गायन को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें इसमें बदलाव करना होगा। और वो तो कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, अगर हम बदलेंगे नहीं तो हम बेहतर नहीं हो पाएंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको इस लोक संगीत को आगे ले जाना है तो आपको थोड़ा बहुत बदलाव करना होगा। आज की युवा पीढ़ी के हिसाब से आपको लेखनी भी सुधारनी होगी और गायन भी करना होगा, तभी जो हमारी लोक संस्कृति, लोक संस्कार, हमारे लोकगीत जो हैं, ये और आगे और बेहतर हो सकते हैं। नमस्कार।